हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में। आज बात करेंगे भारतीय मूर्तिकला के बारे में। आर्ट एंड कल्चर में मूर्तिकला एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए, मूर्तिकला स्थापत्य कला एक दूसरे से संबंधित है और एक दूसरे की विशेषताओं को धारण करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन सी मूर्तिकला हम पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला, मौर्यकालीन मूर्तिकला, उसके बाद कुषाणकालीन मूर्तिकला, फिर गांधार मूर्तिकला, मथुरा मूर्तिकला, गुप्तकालीन मूर्तिकला, राष्ट्रकूटकालीन मूर्तिकला, पालकालीन मूर्तिकला, बुंदेलखंड यानी कि खजुराहो की मूर्तिकला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सल्तनत काल में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है मूर्तिकला, केवल चित्रकारों के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सल्तनत काल में। मुगल काल में भी सेम सिस्टम है और ब्रिटिश काल की मूर्तिकला। तो सिंधु घाटी सभ्यता की मूर्तिकला के बारे में बात कर लें तो एक नर्तकी की मूर्ति, योगी की मूर्ति और ये बैलगाड़ी जो मिट्टी का खिलौना मिला था वो हमें मिले थे, ऐसा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। तो भारतीय मूर्तिकला की परंपरा कहाँ से फैलती है? सिंधु घाटी सभ्यता से फैलती है। और क्वेश्चन इसी पे बनता है कि इस काल में मूर्तियाँ किससे बनाई जाती थी? तो मिट्टी, पत्थर, धातु तीनों प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाती थी, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और धातु की मूर्तियों में तांबे तथा कांसे का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया जाता था, लोहे का इन लोगों को ज्ञान नहीं था। वस्तुतः इस काल की मूर्तियों में तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक व्यवस्था की जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। नर्तकी की जो मूर्ति मिली है धातु की है, वो है मोहनजोदड़ो से। योगी की मूर्ति मिली है मोहनजोदड़ो से। बैलगाड़ी चलाते हुए किसान की मूर्ति, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो है दैमाबाद महाराष्ट्र से मिली हुई मूर्तियाँ हैं। अब बात करते हैं मौर्य काल की मूर्तिकला के बारे में। एक ये लाइन कैपिटल कोर्ट आर्ट है, ये यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति है। ठीक है, दीदारगंज यक्षिणी, ये दो मूर्तियां बनी हुई हैं, आप देख सकते हैं। तो मौर्य काल में जो मूर्तियां उपलब्ध हुई हैं उनमें पत्थर व मिट्टी की मूर्ति तो मिली हैं, लेकिन धातु की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि धातु की कोई भी मूर्ति नहीं मिली है, धातु की कोई मूर्ति नहीं मिली है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कला, सौंदर्य एवं चमकदार पॉलिश की दृष्टि से सम्राट अशोक के काल की मूर्तियों को सर्वोत्तम माना गया है। किस काल में? मौर्य काल में। अशोक ने अपने शासन काल में स्तंभों का निर्माण बड़े पैमाने पर कराया था, जो आप अशोक के शिलालेख अभिलेख नाम से जानते हैं। और इन स्तंभों में चारों ओर हाथी और बैल मुख्य रूप से चित्रित किए गए थे। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि मौर्य काल में जो मूर्तियां मिली हैं वो धार्मिक नहीं लेकिन सामाजिक उद्देश्यों से प्रेरित होती थी, अर्थात इस काल की मूर्तियों की प्रकृति धर्मनिरपेक्षता पर आधारित थी। सारनाथ स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंहों की आकृति जो थी वो आज हमारा क्या है? राष्ट्रीय चिन्ह है। और कुछ विद्वानों के अनुसार मौर्यकालीन मूर्तिकला पर ईरान एवं यूनान की कला का भी प्रभाव होगा ही, क्योंकि मौर्य काल में जब सेल्यूकस वगैरह के संपर्क में आते हैं तो कुछ चीज़ें हम उनसे भी सीखते हैं और उनका भी प्रभाव हमारी मूर्तिकला पर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं गांधार शैली की। इंपॉर्टेंट है, शैलियाँ इंपॉर्टेंट हैं। गांधार शैली, मथुरा शैली, सारनाथ शैली, ये सारी शैली। तो गांधार शैली की विषय वस्तु भारतीय थी, परंतु कला शैली यूनानी और रोमन थी। जो रोमन साम्राज्य था उसकी और यूनान, ठीक है, उनकी शैली से ये जो अपनी विषय वस्तु थी वो भारतीय थी, लेकिन कला शैली यूनानी और रोमन थी। इसलिए गांधार कला को ग्रीको रोमन, ग्रीको बुद्धिस्ट या इंडो यूनानी यानी कि हिंदू यूनानी कला भी कहा जाता है। यूनानी मूर्तिकला की यह विशेषता कि उसमें आध्यात्मिकता की बजाय शारीरिक सौंदर्य और भौतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया गया है। यानी कि जो भी मूर्तियां बनाएंगी स्पष्ट, सुंदर और देवताओं की तरह, जो जिनकी मूर्तियां बनी बिल्कुल देवताओं की तरह दिखाया गया है, अपोलो की तरह। गांधार कला के अंतर्गत यूनानी मूर्तिकला की इसी विशेषता का भारतीकरण मिलता है, अर्थात भौतिक पक्ष और आध्यात्मिक पक्ष का मिश्रण। और गांधार कला में बुद्ध की मूर्तियों को इतना सुंदर बनाया गया कि वो यूनान के देवता अपोलो की जैसी लगती हैं। ये देखिए, बिल्कुल ऐसा लगता है बिल्कुल हूबहू चेहरा हो, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे नहीं है कि नाम मात्र की मूर्ति, बिल्कुल क्लियर सुंदरता देने का प्रयास किया गया है। ये देखिए, भगवान बुद्ध की मूर्ति है। मूर्तियां गौर से इसलिए देख लेनी चाहिए, जब एग्जाम होता है, क्वेश्चन मिलते हैं, तब आपको याद आता है कि यहाँ कैसी बनाई गई थी। देखिए, तो
इस शैली में उच्च कोटि की नक्काशी का प्रयोग करते हुए, ये देखिए उच्च कोटि की नक्काशी आपको दिख ही रही होगी, प्रेम, करुणा, वात्सल्य आदि विभिन्न भावना एवं अलंकारिकता का सुंदर सम्मिश्रण प्रस्तुत किया गया है। इसमें मानव शरीर की सुंदर रचना, मांसपेशियों का सूक्ष्म अंकन और शरीर पर पारदर्शक वस्त्रों का सिलवटों, इंपॉर्टेंट है, पारदर्शक वस्त्रों का सिलवटों के साथ प्रयोग किया गया है। ये देखिए सिलवट है दी हुई है और हाथ पैर की नसों को भी बहुत बारीकी से दर्शाया गया है। गांधार शैली के शिल्पियों द्वारा वास्तविकता पर कम ध्यान देते हुए बाह्य सौंदर्य को मूर्ति रूप देने का प्रयास किया गया है। गांधार शैली की मूर्तियों में मांसपेशियां स्पष्ट रूप से झलकती हैं और आकर्षक वस्त्रों की सलवटें साफ दिखाई देती हैं। गांधार शैली में बुद्ध को घुंघराले बाल, मूछ, सिर के पीछे प्रभामंडल जो चंद्रमा की तरह बना होता है, सलवट युक्त वस्त्र और चप्पल पहने दिखाए। इंपॉर्टेंट है, बुद्ध के बाल कैसे घुंघराले, मूछ भी बताई गई है। और चप्पल पहने हुए दर्शाया गया है। गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां बैठे हुए और खड़े हुए दोनों मुद्राओं में मिल जाती हैं। अब बात करते हैं विशुद्ध देशी शैली यानी कि मथुरा शैली की। तो मथुरा शैली का संबंध किससे है, ये पहला क्वेश्चन बनता है। तो बौद्ध, जैन, ब्राह्मण यानी कि हिंदू धर्म तीनों से है। बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म तीनों से है। और मथुरा कला का मुख्य केंद्र है मथुरा, तक्षशिला, अहिछत्र, श्रावस्ती, वाराणसी, कौशाम्बी। मथुरा शैली में फतेहपुर सीकरे की लाल या श्वेत पत्थर का इस्तेमाल होता था। मथुरा शैली में भी बुद्ध बैठे हुए और खड़े हुए दोनों स्थितियों में प्रदर्शित किए गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट अंतर क्या है गांधार और मथुरा शैली में, वो ये पॉइंट है कि मथुरा शैली में बुद्ध बिना वस्त्रों, बिना बालों, बिना मूछ के चित्रित किए गए हैं। देखिए कैसे याद रखेंगे, आपने श्री कृष्ण की मूछें देखी नहीं ना, तो भगवान बुद्ध को भी वैसे ही मथुरा शैली में दिखाया गया है बिना मूछों के। ठीक है, ये देखिए मथुरा शैली में बिल्कुल लाल बलुआ पत्थर है, ये आप देख सकते हैं, और बिना मूछ, बिना बाल, बैठे हुए दिखाए गए। ये देखिए नीचे शेर आपको दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं अमरावती मूर्ति कला के बारे में। तो अमरावती में होने के कारण इसे अमरावती शैली कहा गया। अमरावती दक्षिण भारत में कृष्णा नदी के पास आंध्र प्रदेश में स्थित है। सातवाहन काल यानी कि द्वितीय शताब्दी, समय इसलिए याद रखो, टाइमलाइन बनाने में आसानी होती है। सातवाहन काल यानी कि सेकेंड शताब्दी में इस शैली का आगमन होता है। इस शैली में धार्मिक विषय वस्तु पर मूर्तियों का निर्माण हुआ है तथा पत्थर की मूर्तियां ज़्यादा बनाई गई हैं। इस शैली में जहां भक्तिभाव का दर्शन होता है, वहीं कुछ मूर्तियों में काम विषयक अभिव्यक्ति भी देखने को मिल रही है। इंपॉर्टेंट ये है कौन सी अमरावती शैली में, एक मूर्ति में बुद्ध के चचेरे भाई देवदत्त द्वारा उन पर छोड़े गए पागल हाथी नीलगिरी को शांत करने का दृश्य, ये क्वेश्चन बनता है। एक मूर्ति में 4 स्त्रियों के बुद्ध के चरण को पूजते हुए दिखाया गया है और एक मूर्ति में राहुल को अपने पिता बुद्ध के सामने प्रस्तुत होते हुए दिखाया गया है। अब बात करते हैं गुप्तकालीन मूर्तिकला के बारे में। तो ये देखिए गुप्तकालीन मूर्तिकला, इस तरह की मूर्तियां बनी हुई हैं। तो गुप्तकालीन मूर्तिकला में भी बौद्ध, जैन, हिंदू तीनों धर्मों की मूर्तियां मिलती हैं। इसके अलावा गैर धार्मिक विषयों की मूर्तियां भी बनाई गई हैं। सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र, सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र गुप्तकालीन मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और गुप्तकालीन मूर्तियों की निर्मलता, अंग सौंदर्य, हावभाव एवं जीवंतता देखने को मिलती है। गुप्त काल में जैन धर्म पर हिंदू प्रभाव बढ़ रहा था, इसलिए जैन तीर्थंकर के साथ साथ इंद्र, सूर्य आदि की मूर्तियां भी बनने लगी थी। गुप्तकालीन जैन धर्म के अंतर्गत विशालकाय बाहुबली की मूर्तियां बननी शुरू हो गई थी और गुप्त काल में इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुप्त काल में दशावतार की मान्यता आई, अतः इस दौर में सर्वाधिक मूर्तियां ब्राह्मण हिंदू धर्म से संबंधित ही बनी। इंपॉर्टेंट है क्योंकि गुप्त काल मंदिरों का काल कहा जाता है। एलोरा, खजुराहो, देवगढ़ आदि जगहों पर विष्णु के दशावतारों को मूर्त रूप दिया गया था। एलोरा, खजुराहो और देवगढ़। हिंदू कोश पर्वत श्रृंखला की बामियान घाटी, जो कि वर्तमान में अफगानिस्तान में है, सिल्क रोड पर पहाड़ को काटकर बुद्ध की 2 भव्य प्रतिमाएं 6वीं 7वीं सदी में बनाई गई थी, जो गांधार कला का शीर्षस्थ नमूना था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब, 6वीं और 7वीं सदी में।
अब बात कर लेते हैं राष्ट्रकूटकालीन मूर्तिकला के बारे में। तो इस दौर में मुख्यतः महाराष्ट्र के एलोरा, एलिफेंटा और कनेरी में मूर्ति शिल्प का काम किया गया था। एलोरा में शिव, विष्णु, शक्ति और सूर्य की मूर्तियों के उदाहरण हैं, जबकि कन्हेरी यानी कि महाराष्ट्र में बौद्ध शिल्प के उदाहरण देखने को मिलते हैं। राष्ट्रकूटकालीन मूर्तियों में सजीवता नहीं मिलती है, यानी कि वह बिल्कुल रियल नहीं दिखती हैं। मूर्तियां चट्टानों को काट कर बनाई गई। मूर्तियों में वस्त्र कम लेकिन आभूषण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एलोरा की सभी गुफाओं के बाहर अधिकांशतः द्वारपाल के रूप में गंगा एवं यमुना की मूर्तियां बनाई गई हैं। कहाँ? एलोरा के। इंपॉर्टेंट है। और सजीवता नहीं मिलती कैसे याद रखेंगे? अगर राष्ट्रकूट है, किसी को कूट देंगे तो वो सजीव थोड़ी रहेगा। इस तरह से आप याद कर सकते। ये देखिए, थोड़ा सा एकदम सजीव नहीं है लेकिन मूर्तियां बनाई गई और आभूषण ही आभूषण आपको दिख रहे होंगे। अब बात करते हैं पालकालीन मूर्तिकला की। सबसे पहले पूछ लेते हैं पाल का शासक किस धर्म के प्रभाव में थे? तो वो बौद्ध धर्म के प्रभाव में थे। तो बंगाल के पाल शासक बौद्ध थे, इसलिए उसके शासनकाल में बौद्ध कला को आश्रय मिलता है। ये देखिए, पालकालीन है। पाल शैली में बनी मूर्तियों में भाव, अलंकरण और लक्षणों की प्रधानता है। पालकालीन मूर्तिकला पर सारनाथ कला का प्रभाव है, जिसके अंतर्गत पारदर्शी वस्त्र पहने मूर्तियां प्रमुख हैं। पालकालीन मूर्तियों का निर्माण भूरे और काले रंग के मुलायम बेसाल्ट पत्थरों से हुआ है। इंपॉर्टेंट है। मूर्तियां लेखयुक्त हैं और तिथियां भी पाल प्रतिमाओं में लौकिक विषयों, ठीक है, मूर्तियों पर लेख हैं और तिथियां भी लिखी हुई हैं। और पाल प्रतिमाओं में लौकिक विषयों का अभाव है, यानी कि जो संसार के, पारलौकिक यानी कि धर्म से संबंधित ज़्यादा है। इसके प्रमुख स्थल हैं नालंदा, गया, काशीपुर, शंकरबंद, कुर्कीहार आदि प्रमुख स्थल हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि काल में अगर स्थल पूछे तो आपको आइडिया कैसे लगाना है। तो पाल बंगाल और बिहार में शासन था, तो आपको याद रखना है कि बंगाल और बिहार के जो प्रदेश होंगे वो पालकालीन मूर्तिकला के केंद्र होंगे। उनका संबंध बौद्ध धर्म से था, तो बौद्ध धर्म की मूर्तियां ज़्यादा मिलेंगी। और निर्माण होता है भूरे और काले रंग के बेसाल्ट पत्थरों से। और इम्पॉर्टेंट इसकी पॉइंट खासियत ये है कि मूर्तियां लेखयुक्त हैं और उन पर तिथियां भी अंकित हैं। अब बात करते हैं बुंदेलखंड और खजुराहो की मूर्तिकला, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन। तो खजुराहो की दीवारों, गर्भगृह, शिखर आदि जगहों पर मूर्तियां बनाई गई हैं। खजुराहो की मूर्तियों में काम के लक्षण यानी कि स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इधर पे द साइन ऑफ वर्क आर क्रिएट, वर्क वाला काम नहीं, दूसरा काम है, ठीक है। इन मूर्तियों में आभूषण, अलौकिकता एवं नृत्य की प्रधानता है। अब बात करें सल्तनत कालीन मूर्तिकला की। सल्तनत काल में देखिए ये मूर्ति बनी हुई है, देख के समझ में आ रहा कि मजा नहीं आया। तो मुसलमान शासकों के दौर में मूर्तिकला को राजकीय प्रश्न नहीं मिला, क्योंकि मूर्तिकला को या स्टैचू या बुत परस्ती को हराम बताया गया है। इसलिए राजकीय प्रश्रय न मिलने के कारण मूर्तिकला में ह्रास आया। स्थानीय व क्षेत्रीय स्तरों पर कोणार्क, जगन्नाथपुरी, विजयनगर एवं तंजौर की मूर्तियों का निर्माण सल्तनत काल में ही हुआ। अब बात करते हैं मुगल कालीन मूर्तिकला के बारे में। ये देखिए मूर्तियां बनी हुई हैं और ये डिजाइन है। मुगल काल में भी मूर्तिकला राजकीय संरक्षण से दूर थी, लेकिन अकबर की सहिष्णु नीति के कारण जयमल और फत्ता की मूर्तियां आगरे के किले में बनाई गई। इंपॉर्टेंट है, जयमल और फत्ता की मूर्तियां आई, पूछा जाता है आगरे के किले में किसकी मूर्तियां बनाई गई। और मुगल काल में हाथीदास से कलात्मक मूर्तियां बनाने की नई कला विकसित हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाथीदास से मूर्तियां बनाने की नई कला किस काल में विकसित हुई? आंसर है मुगल काल। अब बात करें आधुनिक काल या ब्रिटिश काल। आधुनिक काल में ही ब्रिटिश काल भी आ जाता है, तो उस काल की मूर्तिकला के बारे में। तो लखनऊ में इस दौरान मूर्तिकला से संबंधित महत्वपूर्ण आर्ट स्कूल खोला गया। ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आर्ट स्कूल खोला गया मूर्तिकला का? लखनऊ में। इसके अलावा बंगाल, मुंबई, जयपुर, मद्रास, ग्वालियर, यूपी और पंजाब मूर्तिकला के प्रमुख केंद्रों के रूप में ब्रिटिश काल में उभर कर सामने आए थे। आज़ादी के बाद देवी प्रसाद राय चौधरी यूरोपीय शैली से विलग ऐसे मूर्तिकार थे जिन्होंने भारतीय स्पर्श देने के साथ साथ कांस्य माध्यम में काम किया। आपको कुछ याद नहीं रखना, केवल ये याद रखना कि देवी प्रसाद राय जो चौधरी थे वो पहले भारतीय मूर्तिकार थे जिन्होंने
कांस्य माध्यम में काम किया था। देवी प्रसाद राय चौधरी का नाम आपको याद रखना है। बिहार के पटना में शहीद स्मारक देवी प्रसाद राय चौधरी ने ही बनाया था। इसके अलावा नाम याद रखना फिर से राम किंकर बैज, उन्होंने मूर्तिकला में नए आयाम जोड़े व भारतीय मूर्तिकला को सुदृढ़ आदान प्रदान किया। राम किंकर बैज और देवी प्रसाद राय चौधरी, इनका याद रखना, आधुनिक मूर्तिकार। आज की मूर्तिकला में नए नए प्रयोग हो रहे हैं तथा प्लास्टर ऑफ पेरिस से सुंदर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। और जयपुर, जो कि राजस्थान में आपको पता है, ये देश में मूर्तिकला का प्रमुख केंद्र है। आधुनिक भारत में धातु कला के प्रमुख केंद्र यानी कि धातु की मूर्तियां मद्रास, त्रिची यानी कि तिरुचिरापल्ली, तंजौर, मुंबई, भुज तथा वाराणसी। वाराणसी आपको याद रखना है, यूपी वालों को खास तौर से। तांबे एवं कांसे के धातुकार के लिए उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद प्रमुख है। तो मुरादाबाद और वाराणसी धातुकार के लिए यूपी में प्रसिद्ध है। ओवरऑल देखें तो मद्रास, त्रिची, तंजौर, मुंबई, भुज और वाराणसी एवं मुरादाबाद प्रमुख है। ठीक है, इसके बाद अगले वीडियो में हम बात करेंगे पारंपरिक नाट्य मंचों के बारे में जिनसे क्वेश्चन आते हैं। तो मूर्तिकला में अभी यही है। इसके बाद अभी वास्तुकला में और इसके आगे हम पढ़ेंगे। वास्तुकला और मूर्तिकला एक साथ हमें पढ़ के जानी चाहिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।